गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अविनाश सर के शर्मा क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको जानकारी है कि मैं आपकी जो फ्लेमिंगो बुक जो आपकी क्लास 12th है, इस इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक की मैंने आपकी पोइम्स कवर करवाई हैं। और मैंने जो प्रोज के आपके लेसन थे वो भी कवर कराए हैं, और हिंदी इंग्लिश दोनों में समरी एंड क्वेश्चंस एंड आंसर्स के साथ। तो ये आपकी लास्ट पोएम है। तो आइए देखते हैं, अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आपकी लास्ट पोएम का नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ये लास्ट पोएम है। तो इसमें जो इससे इसकी जो पोएट हैं, एल्ड्रिन रिच, 1929 में वॉज बॉर्न इन बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए। ये यूएसए से रिलेटेड है, वहीं जन्मी है, वहीं पढ़ी हैं। और ये इनकी जो हॉबी बताई गई है, ये फेमिनिस्ट है, नारीवाद। नारीवाद मतलब नारियों की प्रॉब्लम्स को अच्छे से व्यक्त करती, प्रकट करती हैं। ये कंटेम्प्रेरी वीमेंस मूवमेंट में इन्वॉल्वमेंट रही हैं। और ये थ्योरिस्ट भी हैं। सी हैज पब्लिश 19 वॉल्यूम ऑफ पोइट्री। तो इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है। आपको जानकारी लेनी ये है कि कब पैदा हुई थी ये, और ये कहाँ की रहने वाली हैं, और इनके अंदर खूबियाँ क्या है। तो आप चाहे तो इसमें स्क्रीन पर आपके दिया जा रहा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। जो भी आपसे रिलेटेड था, आपके लिए जो जरूरी था, वो मैंने आपको बता दिया है। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। दिया गया आपके स्क्रीन पर आंट जेनिफर टाइगर। जैसा कि आपको टाइगर दिख भी रहा होगा, देखिए आप जरा, टाइगर दिख रहा है? ठीक है। तो देखते हैं आंट जेनिफर टाइगर्स प्रांस अक्रॉस आ स्क्रीन। तो स्क्रीन पर, स्क्रीन का मतलब पर्दा या कपड़े का टुकड़ा। आंट जेनिफर तो इसमें बताती हैं, जो कवित्री है वो कहती हैं कि जिसमें इसमें मैं जो नायिका अपने मतलब कैरेक्टर का जो मैं वर्णन कर रही हूँ, वो एक महिला है, और जिसकी काफ़ी उम्र हो चुकी है। उनको चाची कहकर बताती हैं कि चाची जेनिफर। और जो उनके हस्बैंड हैं, वो अंकल जेनिफर हो जाएंगे ना, जेनिफर के जो पति है। तो यहाँ पर कवित्री ने, यहाँ पर पोएटेस ने बताया है कि जो उनके हस्बैंड हैं, वो अपनी पत्नी अर्थात आंट जेनिफर को गुलाम के रूप में रखते हैं। तो बड़ा बर्डन है उन पे, जो स्वतंत्रता से वो जो कुछ करना चाहती हैं अपने पति के भय से, मार से, वो कर नहीं पाती। उनकी जबकि इच्छाएं हैं स्वतंत्र रहने की, लेकिन फिर भी वो, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ, जब से शादी हुई है, पूरी लाइफ गुलामी में व्यतीत की है। जबकि उनका मन चाहता कि हम स्वतंत्र रहे, लेकिन फिर भी वो अ, गुलामी में अपना जीवन जी रही है। तो यहाँ पर देखिए कवित्री किस प्रकार से उनकी कैरेक्टर के बारे में वर्णन करता है, और उनकी लाइफ के बारे में बता बता रही है, जो पोएटेस है। और आने वाली जो पीढ़ी है, जो भी नारियां हैं, वो उनको इस पोएम से उनको सीख लेनी चाहिए। तो देखते हैं, लिखा आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस आइसक्रीम। आंट जेनिफर ने क्या किया? आंट जेनिफर जो है कढ़ाई कर रही हैं कपड़े पर। क्या बना रही हैं? टाइगर बना रही हैं। क्यों बना रही हैं? क्योंकि अपनी भावनाएं प्रकट कर रही है ना। आंट जेनिफर टाइगर, जो आंट जेनिफर के टाइगर है, प्रांस माना उछलते हैं, अक्रॉस इधर उधर, आइसक्रीम माने पर्दे पर। अब ब्राइट टोपाज, और ये कैसे चमकीले हैं? टोपाज माना पुखराज, आप लोग जानते हैं पुखराज, पुखराज की तरह ये चमकते हैं, ठीक है। और डेनिजेंस ऑफ अ बर्ड ऑफ ग्रीन, कैसे हरे भरे, इस संसार के हरे भरे मैदान में वो कैसे उछल रहे हैं, फ्री स्टाइल में, पुखराज की तरह चमकदार प्रतीत हो रहे हैं। दे डू नॉट फियर द मैन, ये जो टाइगर्स बनाए हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है, कवित्री कह रही कि दे डू नॉट फियर, वे नहीं डरते, द मैन मन, उन व्यक्तियों से, beneath द ट्री, जो किनके, पेड़ों के नीचे खड़े रहते हैं, अर्थात शिकारियों से। जो 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 क्या है, आपके जो बने हुए यहाँ पर जेनिफर से जो टाइगर्स हैं, वो किससे नहीं डरते हैं? शिकारियों से नहीं डरते, मतलब पेड़ के नीचे खड़े लोगों से, अर्थात शिकारियों से नहीं डरते। दे पेस, वे गति करते हैं। स्लीक शेवरलेक सर्टेनिटी, तो वे गति करते अर्थात वे चलते रहते, घूमते फिरते रहते। स्लीक माने चिकनी सतह वाले, शेवरलेक का मतलब हो गया यहाँ पर पराक्रमी, सर्टेनी निश्चितता के साथ, अर्थात वे पराक्रम के साथ, बहादुरी के साथ, निश्चितता की ओर अपनी बढ़ते रहते हैं, अर्थात उनके अंदर कोई डर नहीं है। तो यहाँ पर ये लाइनें देकर क्या दिखाया है कि आंट जेनिफर की इच्छा बिल्कुल टाइगर की तरह है, लेकिन वो आज क्या है, अपने पति की गुलामी के, मतलब अपने पति के भय से अपनी स्वतंत्रता को वो प्रकट, उनके सामने प्रकट नहीं कर पाती हैं, अर्थात अपनी भावनाओं को पति के सामने शो नहीं कर पा रही हैं। तो वो अपनी भावनाएं इसमें चित्र बना के, सॉरी चित्र क्या, कढ़ाई करके, अपने टाइगर्स जो कढ़ाई करके, बुनाई करके कर रही हैं, वो प्रकट कर रही है। कहने का मतलब ये है, आंट जेनिफर्स टाइगर्स फ्लटरिंग
थ्रू हर बूल। तो आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं फ्लटरिंग, फड़फड़ाना भी होता है, चलना भी होता है, उछलना भी होता है, थ्रू हर बूल, उनके ऊन में दिख रही है, फाइंड इवन द आइवरी नीडल, और जो उनके पास आइवरी नीडल है, कहने का हाथी दांत की सुई, हाथी दांत की सुई जानती है आप, सलाई होती है, सलाई टाइप की हाथी दांत की जो सुई है, हार्ड टू पुल, उसको खींचने में भी इन्हें बहुत दिक्कत हो रही है, हार्ड, बड़ी परेशानी हो रही है, अर्थात वो जो सलाई है हाथी दांत की बनी हुई सुई है वो खींचने में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। यानी आंट जेनिफर के हाथों में उतनी ताकत नहीं कि जो उन सुई को आसानी से खींच ले, क्योंकि वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, कढ़ाई कर रही है। द मैसिव वेट, और बहुत ही ज्यादा वजन है, हैवी वजन, भारी भरकम वजन ऑफ अंकल्स बैंड, वेडिंग बैंड, अंकल की, जो अंकल ने पहनाई थी वेडिंग बैंड माने वेडिंग रिंग। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है जो अंकल ने शादी के टाइम में आंटी को, आंटी जेनिफर जो है उनको वेडिंग रिंग पहनाई थी, वो बहुत ही भारी भरकम लग रही है, बहुत ज्यादा उनके लिए बोझिल है। किनके लिए? आंटी जेनिफर के लिए। तो यहाँ वेडिंग रिंग को वेडिंग बैंड क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया वो जो शादी की जो अंगूठी है उसको वेडिंग बैंड इसलिए कहा क्योंकि उसका वजन ज्यादा है, अर्थात वो उनके लिए जो शादी है वो सफल शादी नहीं है। जो पति है, पति क्या करता है, उनको तरह तरह से प्रताड़ित करता है, उसकी उनकी स्वतंत्रता को उन्होंने छीन लिया है। तो इस यहाँ पर वेडिंग रिंग को वेडिंग बैंड कहा गया है। सिट्स हैवली, वो अंगूठी सिट्स माने बैठी है, हैवली माने बोझ, बोझ की तरह, अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, इसके आंट जेनिफर की हैंड अर्थात उंगली में वो बोझ की तरह अभी भी फंसी हुई है। कहने का मतलब अंकल ने जब से जेनिफर अंकल जेनिफर ने जब से आंट जेनिफर को उंगली में अंगूठी पहनाई तब से उन्होंने अपनी स्वतंत्रता त्याग दी है। कहने का मतलब वो गुलामी में जी रही है, अर्थात वो अंगूठी उनके लिए बोझ के समान है। ठीक है, इसको समझेंगे आप। नेक्स्ट दिया गया व्हेन आंट इज डेड, तो कहा जा रहा, कवित्री कहती जब आंट मर जाएगी, अर्थात जेनिफर आंट जब मरेगी, क्योंकि उम्र तो बहुत हो गई, बहुत बूढ़ी हो गई है। तो हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग, तो उनके कांपते हुए हाथों में अंगूठी पड़ी रहेगी, मर भी जाएंगी तब भी उन्हें आजादी नहीं मिलेगी, क्योंकि अंगूठी तो उंगलियों में पड़ी रहेगी। विद ऑर्डिल्स सी वॉज मास्टर्ड बाई, और इस प्रकार वह मरने के बाद भी गुलाम बनी रहेगी। कौन? आंट जेनिफर। द टाइगर्स इन द पैनल, और जो टाइगर जो कपड़े पे बना हुआ है, जो जिन्होंने पैनल पे बना रखा है, कपड़े पे पर्दे पे बना रखा है टाइगर कढ़ाई करके, दैट सी मेड, जो उन्होंने बनाया, विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनफ्रेड, वो प्राउड के साथ प्रांसिंग माना उछलते रहेंगे, अनअफ्रेड माना बिना डरे हुए। तो यहाँ पर बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट दिया गया है कि उनकी भावनाएं कुछ और कर विचारी कुछ और रही है। तो आंट जेनिफर स्लैब है किसके? अपने हस्बैंड के, अर्थात तो कहने का मतलब कवित्री यहाँ ये दे रही है, हर लड़की को, प्रत्येक लड़की को ये जानकारी दे रही, समझा रही है कि पति का मतलब ये नहीं होता है कि हम मतलब हमारी पति के साथ शादी हुई तो हम उसके गुलाम बन के रहे, अर्थात हमें अपनी स्वतंत्रता नहीं, क्या स्वतंत्रता को मतलब नहीं छोड़ना चाहिए, और किसी की हमें गुलामी नहीं स्वीकार करनी चाहिए, नहीं तो जिंदगी ऐसी बोझिल हो जाती है और गुलामी करते करते जिंदगी बिल्कुल क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ऐसी जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं। तो कौन यहाँ पर समझा रहा है? यहाँ पर समझा रही है कौन? कवित्री जो है एल्डिंडिच। बहुत अच्छे से उन्होंने इस पोयम को यहाँ पर प्रकट किया है, दिखा रही हैं। तो देखते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर दिया गया है, हाँ शायद पोयम पूरी हो गई आपकी, कंप्लीट इतनी पोयम है। तो अब देखते हैं, ये तो आपकी थी पोयम, पोयम का मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया है, और इसके बाद आगे देखेंगे आप, इसमें दिया गया आपका, स्क्रीन पे देखेंगे, स्क्रीन पे दिया गया आंट जेनिफर टाइगर्स दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो तो हटा दिया गया, रोड साइड स्टैंड यानी कि लेस कर दिया गया है बोर्ड एग्जाम में। तो अब आप देखेंगे इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो एक्सट्रैक्ट बेस है, तो दिया गया रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको इसको केयरफुली पढ़ना और आंसर देना है जो नीचे दिया। आंट जेनिफर टाइगर्स प्लांट्स उछलते कूदते अक्रॉस आ स्क्रीन, मतलब पर्दे के इधर उधर, अर्थात पर्दे पे उछलते रहेंगे, पर्दे के इधर उधर उछल रहे हैं, यानी मतलब वो कढ़ाई कर रही तो पर्दे पे तो कर रही है, एक टुकड़े पे कर रही है, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि वो तो हमेशा उछलते ही नजर आएंगे। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस ऑफ वर्ड ऑफ ग्रीन, और वो कैसे पुखराज, चमकीले पुखराज की तरह दिखाई पड़ रहे हैं, और वो कैसे स्वच्छंद हरे भरे संसार में भ्रमण करते रहेंगे। दे डू नॉट फियर द मैन विल, उन लोगों से नहीं डरते। कौन? वो जो बने हैं टाइगर्स, वो किसी से नहीं डरते हैं, लोगों से नहीं डरते। कौन लोगों से? बीनीथ द ट्री, जो वृक्ष के नीचे, अर्थात शिकारियों से भी बिल्कुल भयभीत नहीं होते हैं। दे पेस इन स्लीप, वे भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। स्लीक शेवरलिक सर्टेनिटी, एक निश्चितता, पराक्रमी यानी बहादुरी के साथ वो जहां मन होता वहां घूमते फिरते हैं।
या घूमते फिरते रहेंगे। हाँ, ये तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम, पोएम का टाइटल क्या है। इज द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन, जिससे ये एक्सट्रैक्ट अर्थात ये लाइनें ये स्टैंजा लिया गया। हु इज द कंपोजर ऑफ द पोएम, अब पोएम को कंपोज करने वाला कौन है। तो कहने मतलब ये आप एक बात दिमाग में बिठा लें, जितनी भी पोएम है उनके आपको पोएट याद होने चाहिए, और पोएम्स का क्या नाम है जिनको हम टाइटल बोलते हैं, पोएम्स का नाम, पोएम्स के नेम को क्या बोलते हैं, टाइटल। जैसे लिखा आंट जेनिफर टाइगर्स, ये आपका टाइटल है, तो ये नाम मालूम होना चाहिए और उसके पोएट कौन है ये जानकारी होना चाहिए। तो ध्यान रखिए, इस बात को मैं फिर रिपीट करके बोल रहा हूँ, जो प्रोज के हैं इसी प्रकार प्रोज में भी, जो मैंने अभी अभी लास्ट में आपको प्रोज चैप्टर्स मैंने पढ़ाए थे उसमें भी यही आपका क्रम है, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें कि प्रोज के जो लेसन के नेम है एंड उनके जो ऑथर है उनको याद कर ले एक पेज पे लिख के, एंड जो पोयम में आपका टाइटल है अर्थात पोयम का नाम है और उसके कौन कवि है उसको भी आप याद करें, ठीक है। क्योंकि 100% ये 2 नंबर तो आपको इसी इसी टाइटल एंड पोइट से मिल जाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो देखते हैं, राइट डाउन द रिमिंग वर्ड, नहीं यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था कौन सा है इसका, इसका टाइटल क्या पूछा गया, तो व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम, तो आपको दिख ही रहा है सामने, आंट जेनिफर टाइगर्स, ये तो हो गया टाइटल, इज द टाइटल ऑफ द पोएम, आंट जेनिफर टाइगर्स इज द टाइटल ऑफ द पोएम, आंसर हो गया। और पूछा जा रहा है कि हु इज द कंपोजर ऑफ द पोएम, तो उनकी जगह क्या लिखना है, एड्रियन रिच, एड्रियन रिच इज द कंपोजर ऑफ द पोएम, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं। राइट डाउन द रिमिंग वर्ड्स, रिमिंग वर्ड तो होते हैं सम उच्चारित शब्द कौन कौन से हैं, तो आप इसी पोएम में देखिए, स्क्रीन ग्रीन, क्या मिला, स्क्रीन ग्रीन, तो आंसर में भी यहाँ आपका आंसर भी दिया गया है कि देखिए स्क्रीन ग्रीन दिया गया, स्क्रीन ग्रीन और ट्री और सर्टेनिटी ये 2 वर्ड दिए। स्क्रीन ग्रीन समुच्चारित है, जैसे आप लोगों ने पहले छोटे क्लास में नट खट पट इस प्रकार के वर्ड सुने आपने जो समुच्चारित होते हैं, तो स्क्रीन ग्रीन समुच्चारित शब्द है, ट्री और सर्टेनिटी ये भी समुच्चारित शब्द, तो इनको रिमिंग वर्ड्स बोला जाता है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सी कहता है राइट डाउन द रिमिंग वर्ड्स, हो गया, सॉरी सी नंबर, हाउ डू जेनिफर टाइगर बिहेव, आंट जेनिफर को जो टाइगर वो बिहेव कैसा करते हैं, तो यहाँ पर दिया जा रहा है, तो जेनिफर टाइगर्स आर फियरलेस, कैसे है, फियरलेस है मतलब किसी से डरते नहीं है, एंड फेरोसियस इन शार्प कंट्रास्ट टू दियर, तो यहाँ पर ये दिया है, तो उसमें पूछा गया कैसे हैं, देखते हैं क्वेश्चन, हाउ डू जेनिफर टाइगर्स बिहेव, कैसा बिहेव करते हैं, बड़ा ही लेंदी आंसर, तो आप बोल सकते हैं आंट जेनिफर टाइगर्स बिहेव्स, बिहेव्स माने कैसा बर्ताव करते हैं, बिहेव्स बर्ताव करते हैं, कैसा करते हैं, स्वतंत्रता का, वो डरपोक नहीं है, तो आंट जेनिफर टाइगर्स आर फियरलेस एंड फ्रोसियस, मतलब निडर है बहादुर है, इतना हो गया क्लियर, क्लियर हो गया इतना। इसके बाद आपको अगर कुछ जोड़ना है तो क्या जोड़ सकते हैं, तो इतना तो लिख ही गया आपका, और अगर आपको जोड़ना है थोड़ा और बढ़ाना है तो दे आर, जैसे है कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पर लिखा है आप देखेंगे कि लिखा है इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू देयर, ये नहीं लिखिए मैं बोल रहा हूँ, वो लिखिए दे आर कॉन्ट्रास्ट, वे विरोधी है किसके, टू आंट जेनिफर्स नर्वसनेस एंड टिमिडिटी, यानी मतलब ये जो टाइगर है ये विरोधी है किसके, आंट जेनिफर की घबराहट और कायरता की ये विरोधी है, यानी मतलब आंट ने ही बनाया है टाइगर्स को, लेकिन जो आंट है जेनिफर ये इनकी अंदर का भाव है, अंदर का भाव यहाँ दिखाई पड़ा, तो अर्थात आंट जेनिफर बाहर से कुछ और दिखती है और अंदर से कुछ और है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, अंदर से वह स्वतंत्र रूप से जीना चाहती है लेकिन बाहर से वो गुलामी कर रही थी, कॉन्ट्रास्ट भाव है जो टाइगर्स उसने अपने एम्ब्रॉयडरी करके बना रही है, ठीक है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू द टाइगर्स नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, क्यों नहीं डरते हैं टाइगर लोग उन लोगों से जो वृक्ष के नीचे खड़े हैं, द टाइगर्स आर गैलेंट एंड फियरलेस, वो बिल्कुल निडर है बहादुर है, क्रीचर्स माने प्राणी है, हु आर अंडर, क्या लिखा, हु आर अनडर्टर्ड, लिखा अनडर्टर्ड बाई एनी ऑब्स्टेकल और हिंड्रेंस, जो किसी से नहीं डरते, किसी भी भय बाधा से नहीं डरते, एंड 10 आर नॉट अफ्रेड ऑफ द मैन, इसीलिए वो नहीं डरते। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो ऐसे भी मेरी वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, द टाइगर्स क्या लिखा है क्वेश्चन में, भाई डू द टाइगर नॉट फियर, तो बोल सकते हैं भाई डू हटा देंगे, क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें, द टाइगर्स डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, द टाइगर्स, क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को मैं इजी कर रहा हूँ, असर्टिव बना रहा हूँ, तो भाई डू हटा देंगे, द टाइगर्स और डू को हम पीछे ले जाएंगे, भाई को हटा देंगे, द टाइगर्स डू नॉट फियर द मैन बीथ द ट्री, टाइगर्स उन लोगों से नहीं डरते जो पेड़ के नीचे, बिकॉज दे आर, बिकॉज
दे आर गैलेंट एंड फियरलेस क्रीचर्स, ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज दे आर गैलेंट एंड फियरलेस क्रीचर, क्योंकि वो बहादुर और निडर प्राणी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू द टाइगर्स पेस, टाइगर्स की पेस कैसी होती है, गति कैसी होती है। द टाइगर्स आर प्रांसिंग, टाइगर्स क्या करते हैं, उछल रहे हैं। दे पेस इन स्लीक सेवरलेट सर्टेनिटी, भी बड़ी बहादुरी के साथ क्या करते हैं, गति करते घूमते रहते हैं। आगे बढ़िए, आपका आगे दिया जा रहा है नेक्स्ट स्टैंजा, इसको देखेंगे आप कि व्हेन आंट इज डेड, जब आंट मर जाएगी, व्हेन आंट इज डेड, जब आंट मर जाएगी, इसको पूरा आप देखेंगे आप, क्योंकि वहाँ मैंने जो आपको पोयम पढ़ाई थी वहाँ अधूरी थी, आज स्टैंजा आपको लाइनें मिल गई हैं, ठीक है। देखते हैं, व्हेन आंट इज डेड, जब आंट मर जाएगी, तो हर टेरिफाइड हैंड्स, उसके भयभीत हाथ, विल लाई, उसके भयभीत हाथों में मिलेगी क्या, स्टिल रिंग, क्या मिलेगी, अंगूठी मिलेगी, विद ऑर्डिल सी वाज मास्टर्ड बाई, तो उसकी भयभीत आंखों में तब भी वह अंगूठी पड़ी रहेगी, और वो काय की प्रतीक होगी, गुलामी की प्रतीक होगी। तो कहा जा रहा आंट जेनिफर तो चलो मर गई, कोई बात नहीं, लेकिन जो उसके भयभीत हाथ है, कांपते हुए हाथ, अर्थात अपने पति से जो डरती है, उसके उन कांपते हुए हाथों में वो गुलामी की अंगूठी तो पड़ी ही रहेगी, अर्थात उसे आजादी तो मर के भी नहीं मिलेगी। द टाइगर्स इन द पैनल, और जो पैनल अर्थात कपड़े पे जो टाइगर बने हैं, दैट सी मेड, जो उसने बनाए, विल गो ऑन प्रांसिंग, लेकिन जो टाइगर बनाए उसने पैनल पे, वो हमेशा उछलते कूदते रहेंगे, प्राउड एंड अनफेयर, गर्व और बिना भय से। यहाँ पर ये दिया जा रहा है कि गुलाम व्यक्ति जो होता है ना, जीवित होने पे ही उसकी इज्जत होती है और ना मरने के बाद, हमें गुलामी नहीं करनी चाहिए। वाई आर आंट जेनिफर्स बैंड हैंड्स कॉल्ड टेरिफाइड, आंट जेनिफर के हाथों को भयभीत क्यों कहा गया, क्योंकि वो उसके हाथ कांप रहे हैं, डरती है अपने पति से बहुत ज्यादा। आंट जेनिफर हैंड्स आर कॉल्ड टेरिफाइड, एंड आंट जेनिफर के हैंड्स को टेरिफाइड भयभीत कहा गया, बिकॉज हर हस्बैंड मेक्स हर वर्क, क्योंकि उसका पति उससे काम करवाता, लाइक अ स्लैव, माने गुलामों की तरह, गुलाम की तरह, इन हर मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन में। तो इन आज स्लैब तक रखो, इन हर मैरिड लाइफ हो चाहे ना हो, यहाँ तक लाइक का स्लैब, गुलाम की तरह काम करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड सी मेक द टाइगर्स, तो उसने टाइगर्स को कहाँ बनाया था, तो आपको मालूम है जेनिफर ने कहाँ बनाया था, सी मेड द टाइगर्स इन द पैनल, कपड़े पे बनाया था टाइगर्स को। नेक्स्ट, वाई विल हर टाइगर्स गो ऑन प्रांसिंग, तो उनके जो टाइगर आंट जेनिफर के, वो हमेशा उछलते क्यों रहेंगे, प्राउड एंड अफ्रेड, गर्व क्यों रहेगा उनको, और वो मतलब बिना मतलब भय रहित क्यों होंगे, आफ्टर हर डेथ, मरने के बाद भी। तो दिया जा रहा आफ्टर हर डेथ, उनके मरने के बाद, किनके, आंट जेनिफर के मरने के बाद, हर टाइगर्स विल गो ऑन प्रांसिंग, वो तब भी उछलते रहेंगे, प्राउड एंड अनअफ्रेड, कैसे, अनअफ्रेड का मतलब प्राउड माने गर्व से और निडर होके, बिकॉज दे आर सिंबल ऑफ हर फ्री फियरलेस एंड प्राउड स्पिरिट, क्योंकि वो प्रतीक है अपनी फ्री, स्वतंत्र, फियरलेस, निडर, और प्राउड माने गर्वान्वित, स्पिरिट माने आत्मा के, क्योंकि वे कैसी आत्मा के, तो दिया जा रहा है आप देखेंगे, प्राउड स्पिरिट के क्या है, प्रतीक है। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग, आंट जेनिफर की उंगलियां कांप रही हैं, थ्रू हर बूल, थ्रू हर बूल मतलब ऊन पर, ऊन पर ऊनी मतलब ऊन से कढ़ाई कर रही है, उस पर उंगलियां उनकी हिल रही हैं, कांप रही हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल, और जो उनकी जो आइवरी नीडल है, क्या आइवरी नीडल का मतलब क्या दिया गया, उनकी जो हाथी दांत की जो नीडल है अर्थात सलाई है, हार्ड टू टू पुल, बड़े मुश्किल में उनसे खींची जा रही है, अर्थात उनके हाथों में ताकत भी नहीं है इतनी, बड़ी मुश्किल से वो खींच पा रही है, उन्हें डर लग रहा है, उन्हें ये लग रहा है कि ऐसा ना मेरा पति जान जाए, क्योंकि उनका पति ये भी नहीं जानता कि इनको कढ़ाई में इंटरेस्ट है, वो डरती हैं बहुत, कुछ भी करने से पहले डरती है, सोचती हैं कि मैंने पति से पूछा नहीं, पता नहीं क्यों मुझे परेशान, मतलब मुझे प्रताड़ित करने लगे, पीटने लगी। तो द मैसिव वे ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, कहने का मतलब वो बहुत भारी लग रही है, जो अंकल जेनिफर ने उनको अंगूठी पहनाई थी, शादी की अंगूठी, वेडिंग बैंड, तो उसका बोझ उन्हें बहुत ज्यादा हैवी लग रहा है, मतलब उससे बहुत डरती है। तो सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर एंड, और वो अंगूठी आज भी आंट जेनिफर के हाथों पर बैठी है, अर्थात चिपकी हुई है। तो देखते हैं, व्हाई डू आंट जेनिफर फिंगर्स फ्लटर, आंट जेनिफर की उंगलियां क्यों कांपती हैं, यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है, तो आप देखेंगे आंसर को। आंट जेनिफर हैंड्स आर फ्लटरिंग, उनके हाथ कांप रहे हैं, थ्रू अरबूल माने ऊन पर, जो ऊन से सिलाई कर रही हैं, कढ़ाई कर रही हैं, बिकॉज सी इज फ्राइटन, क्योंकि वे भयभीत हैं, देखा है, सबड्यूड,
हैवी डरी हुई हैं। सी इज ऑपरेस्ड, वह उन्हें यातना दी गई है, वह मतलब सी इज ऑपरेट, उनको यातना दी जाती है, एंड कंट्रोल्ड बाई हर हस्बैंड, और उन पर नियंत्रण किया जाता है, किसके द्वारा, पति के द्वारा। आंसर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दिया जा रहा है कि व्हाई डज सी फाइंड इट हार्ड टू पुल द हैवी नीडल, मतलब करें मतलब वह लोहे, जो हाथी दांत की जो सलाई है, सुई है, उसको खींचने में उन्हें दिक्कत क्यों हो रही है, किसको, जेनिफर को। दिया जा रहा द वे ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, बहुत भारी भरकम है, अर्थात बोझिल लग रही है वेडिंग बैंड, लिखा है। तो यहाँ पर दिया जा रहा, फिर से देखते हैं, द वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल के द्वारा पहनाई गई अंगूठी का भार, इज लाइंग हैवी, बहुत ही हैवी लग रहा, ऑन हर हैंड, उनके हाथों को, उंगलियों को। सो सी फाइंड्स इट हार्ड, अतः उन्हें, सो सी फाइंड, अतः उन्हें लगता है कि इट हार्ड टू पुल द आइवरी नीडल, कि वह बड़ी मुश्किल से उस आइवरी नीडल को खींच पा रही है। जो उंगली उंगली में अंगूठी है, अपने पति के द्वारा पहनाई गई है, उससे क्या हो रहा है, उंगलियां कांप रही, वो बोझिल लग रही है, अर्थात कहने का मतलब वो पति से बहुत ज्यादा डरती है। शादी करके उन्होंने गुलामी से शादी की है, पति से शादी नहीं की है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या, वाई इज अंकल बेडिंग बैंड डिस्क्राइब्ड एज बीइंग वेरी हैवी। तो बेडिंग बैंड, जो अंकल के द्वारा बेडिंग बैंड अर्थात अंगूठी पहनाई गई, उसको वेरी हैवी क्यों कहा गया, भारी भरकम क्यों कहा गया, बजनीली क्यों कहा गया। अंकल्स बेडिंग बैंड इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग वेरी हैवी, अंकल के द्वारा पहनाई गई जो शादी की अंगूठी है, उसको वेरी हैवी कहा गया, बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द हार्श एंड डिफिकल्ट एक्सपीरियंस ऑफ हर मैरिज, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स सही हैं, उन्हें अपनी मैरिज लाइफ में उन्होंने बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना किया है। तो आप बिकॉज के बाद सीधे लिख सकते हैं, बिकॉज सी हैड सफर्ड अ लॉट ऑफ, बिकॉज सी हैड सफर्ड अ लॉट ऑफ हर मैरिज इन हर मैरिज लाइफ, ऐसे लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि जैसे आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आपके कवर हो गए, और अगर आपको लिखना है तो सेंट्रल आइडिया आप लिख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर क्वालिटी थोड़ी कम लग रही हो तो आप इसकी क्वालिटी बढ़ा लें, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो कहने का तात्पर्य आपसे ये है कि आप लोगों ने अच्छे से तैयारियां कर ली हैं, और आपके एग्जाम्स आप बिल्कुल अब करीब हैं। तो आप मेहनत करते रहिए और डटे रहिए। अब मैं आता हूँ, अब आप, आपका जो होगा नेक्स्ट, जो शॉर्ट स्टोरी इसको बोलते हैं, फ्लेमिंगो में, फ्लेमिंगो तो आपकी बुक हो गई है। अब जो जैसे आपने देखा होगा आपका लास्ट लेसन है, ठीक है। अब मैं आपके सभी क्वेश्चंस एंड आंसर्स को कवर कराऊंगा, और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।